वेलकम टू यूनिट फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, यूपीसी हो गया या स्टेट एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है पार्लियामेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के सेशन में हम पार्लियामेंट के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पार्लियामेंट हमारा लाइज करता है आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5 के अंदर। ओके, पार्लियामेंट के हमारे 3 पार्ट हैं। फर्स्ट, प्रेसिडेंट। ओके, सेकंड, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा। राज्यसभा को हम यहाँ पे आरएस लिखेंगे। एंड द थर्ड वन इज हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल्स दैट इज लोकसभा। जल्दी हम हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं यूज करते क्योंकि हम हिंदी में यूज करते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। अब बात यह कि ये राज्यसभा और लोकसभा, ये वर्ड हमने 1954 में इन वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था कि हिंदी में हम हमारे पार्लियामेंट के जो 2 सदन होंगे उनको राज्यसभा और लोकसभा कहेंगे। जो थर्ड पार्ट प्रेसिडेंट है ये वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात, ये नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। ये हाउस किसी भी हाउस का मेंबर नहीं था। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और ये डजंट सिट इन पार्लियामेंट। किसी भी पार्लियामेंट की किसी भी जो हाउस है उसमें प्रेसिडेंट नहीं बैठता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट की अलग पावर्स होती हैं, राज्यसभा और लोकसभा का अलग वर्किंग और कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पे हम दोनों हाउसेस की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा से। लाइक इन जनरली आप सबको पता होगा कि मैक्सिमम जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है, मैक्स स्ट्रेंथ दैट इज 250। ओके, एंड इस 250 में क्या होता है, 238 जो हमारी सीट्स हैं वो स्टेट्स की होंगी प्लस यूटी। इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके हमारे पास 238 सीट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। देन द रिमेनिंग 12 सीट्स, these are the persons nominated by the president. Okay, nominated by the president. अब ये तो हो गया कि इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है। अब हमारी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है दैट इज 245, आउट ऑफ विच 229 आर फ्रॉम स्टेट्स। ओके, स्टेट्स ऑक्यूपाई करते हैं हमारी 229 सीट्स। दिस फिगर्स आर नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट इनको आप एटलीस्ट आपके ज्ञान में होना, नॉलेज में होना ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कितनी सीट्स हैं, प्रेजेंट में कितनी है और जनरल कितनी रहती हैं। ओके, नाउ द 4 सीट्स आर फ्रॉम यूटीज एंड 12 बाय प्रेसिडेंट। These are, you would be aware about, these are indirectly elected by electoral college. Electoral college. ओके, जो हमारी 229 सीट्स हैं जो स्टेट्स हैं वो कौन इलेक्ट करता है? वो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं किसके, ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे स्टेट से। और ये जो इनका वोटिंग सिस्टम है वो ज़रूरी है कि किस बेसिस पे किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं। तो जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल
वोट सिस्टम के थ्रू होते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वो होता है कि आपके पास अराउंड मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं और आप उनको वोट करना है, देन आपने फर्स्ट को मार्क कर दिया कि हाँ मेरी फर्स्ट चॉइस ये है। अगर इसको रिक्वायर्ड एज ए इलेक्ट होने के लिए जितने वोट नेसेसरी हैं अगर वो उनको मिल जाते हैं तो वो बंदा इलेक्ट हो जाएगा, एल्स उसका वोट सेकंड चॉइस की जो उसने मेंशन किए वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे होता है, इसलिए कहते हैं ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओके, मेन थिंग जो हमारे पास ये हमारे जो 4 यूटीज़ हैं, 4 नहीं 4 सीट्स हैं वो हमारी यूटीज़ हैं, जिनमें से याद रखें कि हमारे साथ सिर्फ 3 यूटीज़ हैं वो काम करते हैं। ओके, 3 यूटीज़ that take part in Rajya Sabha elections, that is Delhi, second Puducherry, and the third one is J&K. Okay, only these 3 took part in Rajya Sabha. इसके अलावा कोई भी हमारे राज्य सभा में पार्ट नहीं लेती है। ओके, ये तो हो गया हमारा राज्यसभा के बारे में। नाउ लोकसभा, जो लोकसभा है उसकी मैक्स, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, 530 किससे, स्टेट से, याद रखिए 5 स्टेट से, 20 यूटी से एंड 2 बाय प्रेसिडेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हमारे पास, प्रेजेंट स्ट्रेंथ टोटल मैक्सिमम है इनकी 550, लेकिन हमारे पास इनकी 545। तो इनकी जो हमारे पास स्टेट्स के हिसाब से डेट इज़ 530 प्रेजेंट में जो स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी 530 सीट्स हैं। ओके, ये है हमारे पास स्टेट से 13 यूटी से एंड 2 बाय प्रेसिडेंट, इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। चलिए हम जानते हैं कि जो 30 सीट्स हैं ये क्या है, लाइक 530 सीट्स स्टेट से किस हिसाब से, ये किस हिसाब से नॉमिनेट किए जाते हैं। ये होता है बाय यूनिवर्सल अर्जेंट फ्रेंचाइज, ओके। सेकेंड, यूनिवर्सल अर्जेंट फ्रेंचाइज वो होता है जिसमें 18 ईयर्स की एज से ऊपर जो भी एलिजिबल पर्सन है वो अपना वोट कर सके, उसको हम यूनिवर्सल अर्जेंट फ्रेंचाइज कहेंगे। ओके, अब जो अभी 18 प्लस से ऊपर का वो वोट कर सकता है इसमें, लेकिन जो ये पहले वोटिंग एज थी वो हमारे पास थी 21, बट नाउ इट इज़ 18 ईयर्स। ये कब हुआ है ये जानना जरूरी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये हुआ 61st अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बाय 1988। इसको याद करना बहुत ईजी है, लाइक आपके पास ये देख सकते हैं कि फर्स्ट 21st है, यहाँ पे 61st है, तो इससे आइडिया मिल जाए कि कौन सा अमेंडमेंट है 61st। 21 एज से 61st अमेंडमेंट एक्ट 98 में हुआ, एज कितनी हो गई हमारे पास 80, 21 से 18 एज हुई, 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 से, ठीक है। तो इससे आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। जो हमारे पास 13 यूटीज़ हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो इनका चूजिंग मैनर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका चूजिंग मैनर वही है डायरेक्ट इलेक्शन से। ये डायरेक्ट हम इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। और जो सेकंड, ये आप सबको डेफिनेटली पता होगा कि ये प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है और ये होते हैं एंग्लो इंडियंस। ये इनका मेन था कि ये हमारी कंपोजिशन हो गई लोकसभा राज्यसभा की। अब जो इनके डिफरेंस हैं या ड्यूरेशन है, जो इनका टर्म है
हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हमारे पास हो गया राज्यसभा, सेकंड लोकसभा। जैसा कि आपको पता होगा लोकसभा की ये जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स, एंड जनरली हम कहते हैं कि राज्यसभा का 6 ईयर्स है, लेकिन ऐसा है नहीं। जस्ट रिटर्न में माना गया कि इसका 6 ईयर्स का टर्म है, लेकिन इसके जो भी हैं मेंबर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, रिटायर होते हैं। वो हर 2 साल में 1/3% रिटायर होते हैं। लेकिन जो 6 साल है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब हुआ था? 6 साल जो हमारे रिटर्न में दिखाई गई थी कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952, ओके, दैट इज 1952 में इसको 6 ईयर्स दिखाया गया था। और हमारे पास लोकसभा की है 5 ईयर्स। राज्यसभा एक परमानेंट है, परमानेंट हाउस है, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड। लोकसभा, आई मीन विद द लोकसभा इट कैन बी डिसॉल्व्ड इजली। कोई टेंशन नहीं लेनी, जस्ट सिंपल रिवाइज करेंगे। लोकसभा 5 ईयर्स, राज्यसभा जनरली स्पीकिंग इन 1952 में इसको पहली बार कहा गया था कि इसकी जो टर्म होगी वो 6 साल होगी, ओके। जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, बट लोकसभा, राज्यसभा इज परमानेंट बट लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड। लेकिन इसको डिसॉल्व कर कौन सकता है? इसको डिसॉल्व कर सकता है बाय प्रेसिडेंट। इट कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। एंड वन मोर important thing, it can't be challenged by court of law, by, या हम लिख सकते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ। इट कैंट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। सेकेंड, जो इनकी इसमें था हमारे पास कि 1/3 members retire, 1/3 members retire after 2 years of service, but most important thing, these can be re-elect। ये दोबारा री-इलेक्ट हो सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, ओके। ये दोबारा जो रिटायर्ड मेंबर्स हैं वो दोबारा री-इलेक्ट होके आ सकते हैं। लेकिन जो लोकसभा है उसमें ये सीन है कि इन केस इसकी ड्यूरेशन तो हमें की पता है कि इसकी 5 ईयर्स है, लेकिन इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन विच केस, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, ओके, जस्ट नेशनल इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेशनल इमरजेंसी हमारे पास आर्टिकल 352 के अंदर हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, ओके। सेकेंड, नेशनल इमरजेंसी हमारे पास आज तक कितनी बार लागू हुई है? चलिए, अब अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेशनल इमरजेंसी इंडिया में अब तक कितनी बार लागू की गई है। तब तक हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडिया में 3 बार लगी है। फर्स्ट वॉज 1962 ड्यूरिंग चाइना वॉर, सेकेंड 1971 that is Pakistan war, and third, it was important and it was well mentioned, 25 June 1975 due to internal disturbance, okay, it needs to be remembered, and it lasted till 21st March 1977। हमारे पास ये कि हम जो ये ड्यूरेशन है 5 ईयर्स की ड्यूरेशन है लोकसभा की, ये जो 5 ईयर्स की ड्यूरेशन है हम इसका एक्सटेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और एक टाइम में हम इसको 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड एज मैनी टाइम्स। लेकिन इन केस हमारे पास नेशनल इमरजेंसी हट जाती है, देन इट कैन लास्ट for 6 months only,
लेकिन जैसे जब आपको पता है कि चलिए राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, मेंबर्स इनके रिटायर होते हैं, तो इनका रिटायरमेंट सिस्टम आपको जान के थोड़ा सा हैरानी हो गई कि फर्स्ट टाइम जो रिटायरमेंट हुआ था वो रिटायरमेंट सिस्टम ऐसा नहीं था. दैट वाज बेस्ड ऑन फर्स्ट टाइम इट वाज बेस्ड ऑन लॉटरी सिस्टम. लॉटरी सिस्टम की यही किया जाता था कि जो मेंबर्स थे उनके नाम डाले जाते थे, देन उनमें से जो जितने भी मेंबर्स हैं उतनी हमें चिट निकालनी होती थी, देन जिनके आए उनको रिटायर किया जाता, देन इट वाज कॉल्ड लॉटरी सिस्टम. फर्स्ट टाइम ये सब हुआ था, उसके बाद ये नहीं हुआ. चलिए, जो एज है लोकसभा की और राज्यसभा की, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स और 25 प्लस, 25 या 25 साल के ज़्यादा के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोकसभा के मेंबर्स हो सकते हैं विद ऑल अदर एलिजिबिलिटीज. इन द सेम केस राज्यसभा, द एज इज 30 ईयर्स और मोर, 30 और 30 प्लस ईयर्स के. ठीक है, ये था इनका मेन. जो इनको ओथ कौन दिलाता है? ओथ इनको दिलाता है प्रेसिडेंट और समवन अपॉइंटेड बाय हिम. सेम इन द केस ऑफ लोकसभा. ये था हमारा मेन. चलिए, थोड़ा सा ये राज्यसभा और लोकसभा में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस था. अब थोड़ा लोकसभा के स्पीकर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीकर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी क्वेश्चन के आने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. तो एक थोड़ा सा आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो डिसाइडेड बाय disqualification decided by speaker in Lok Sabha and chairman in Rajya Sabha. It is in Lok Sabha and the chairman Rajya Sabha called defection. Disqualification is known as defection. Defection किस schedule में हमें बताया गया? It is 10th schedule. Okay, that is anti-defection. Sorry, it was anti-defection. It is license 10 schedule. Or it is important to know that in 1962 Supreme Court said that जो एंटी डिफेक्शन है it is subject to judicial review. It is subject to judicial review. That is an important point to know. Second, जो हमारी जो सैलरीज आती है किसकी? स्पीकर एंड चेयरमैन की. स्पीकर एंड चेयरमैन इनकी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. Consolidated Fund of India. And what is Consolidated Fund of India? You should be aware about that. The Consolidated Fund of India, इनकी जो सैलरी जाती है वो हमारी जाती है from Consolidated Fund, that is from account of revenue and like income tax हो गया अपना, income tax, customs, central exercise एक्सेट्रा. जो पब्लिक हम पे करते हैं हमारे टैक्स वगैरह से या फिर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उस वजह से जो पैसे इकट्ठा होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है. वो एक अकाउंट है, उसमें से इनकी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन की सैलरी जाती है. ओके, स्पीकर ऑफ